हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू सीएससी एजुकेशन। आई एम भावना पाटीदार हियर। एंड फ्रेंड्स, जैसे कि हमने नई वीडियो सीरीज स्टार्ट की है जिसमें कि हम पॉलिटी पढ़ रहे हैं, उसी सीरीज में यह हमारा दूसरा वीडियो होगा। कल का वीडियो आपका पसंद आया होगा ऐसे उम्मीद करती हूँ, और आज का वीडियो देखते हैं आप कैसे रिस्पॉन्स देते हैं। आपका रिस्पॉन्स कैसा रहता है उस पर डिपेंड करता है कि यह सीरीज हम आगे कंटिन्यू रखें या ना रखें। तो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे संविधान सभा का गठन और भारत में संवैधानिक विकास किस प्रकार हुआ था। तो वीडियो शुरू करने के पहले हमारे चैनल सीएससी एजुकेशन को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ में बेल आइकन भी प्रेस करें। तो फ्रेंड्स, आइए शुरू करते हैं और देखते हैं संविधान सभा। संविधान सभा का गठन। संविधान के निर्माण के लिए एक संविधान सभा का गठन किया गया था। क्योंकि अब देश आजाद हो गया था और हमारे देश को एक संविधान की जरूरत थी। जरूरत क्यों थी? क्योंकि हमने देख लिया कि संविधान क्या है। संविधान किसी भी देश का वह मुख्य दस्तावेज है जिसमें उस देश को चलाने के लिए नियम व कानून दिए जाते हैं। इसलिए किसी भी देश को संविधान होने की आवश्यकता होती है, जिसका सिद्धांत सर्वप्रथम बाल गंगाधर तिलक के निर्देशन में निर्मित स्वराज विधेयक में दिखता है। तो संविधान सभा का विचार सबसे पहले कहाँ देखने को मिलता है? तो बाल गंगाधर तिलक के निर्देशन में निर्मित स्वराज विधेयक में। स्वराज विधेयक में ही बाल गंगाधर तिलक ने संविधान सभा के विचार की पहली बार बात की थी। और महात्मा गांधी, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने भी कहा था कि भारत का संविधान भारतीयों की इच्छा के अनुसार निर्मित होगा। तो गांधी जी का भी कहना था कि अगर हमारे देश में संविधान का निर्माण होगा तो वह भारतीयों की इच्छा के अनुसार होगा, उसमें ब्रिटिश शासन का कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। मोतीलाल नेहरू ने संविधान सभा की मांग ब्रिटिश सरकार के समक्ष रखी थी। कब? 1924 में। तो अभी तक टाइम के साथ संविधान सभा का विचार चल रहा था। अलग अलग स्वराज विधेयक में हमने देखा, फिर गांधी जी ने भी संविधान सभा की बात की, फिर मोतीलाल नेहरू ने संविधान सभा की मांग कब करी? ब्रिटिश सरकार के समक्ष 1924 में कि भारत के लिए एक संविधान होना चाहिए। लेकिन औपचारिक रूप से सर्वप्रथम एम.एन. रॉय ने संविधान सभा के कॉन्सेप्ट या विचार को प्रतिपादित किया था। तो सबसे पहले औपचारिक रूप से सर्वप्रथम किसने बात करी थी? एम.एन. रॉय ने। अभी तक यह अलग अलग पत्रों में, अलग अलग विधेयकों में बात कर रहे थे इंडिविजुअल रूप से, लेकिन एम.एन. रॉय ने औपचारिक रूप से सर्वप्रथम संविधान सभा के विचार को प्रतिपादित किया था। तो संविधान सभा के गठन का भी इस तरह से विकास होता है, और जिसे लोकप्रिय और मूर्त रूप देने का कार्य किसने किया? जवाहरलाल नेहरू ने। जो बात या जो विचार एम.एन. रॉय ने रखा था कि हमारे देश यानी कि भारत के लिए एक पृथक संविधान होना चाहिए, एक सेपरेट संविधान, उस विचार को लोकप्रिय बनाने और उसे मूर्त रूप देने का कार्य किसने किया? तो वह जवाहरलाल नेहरू ने किया, जो कि हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री भी रहे हैं। यद्यपि 1942 में क्रिप्स मिशन ने संविधान सभा के गठन को स्वीकार किया और 1946 में कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव द्वारा इसे व्यवहारिक स्वरूप मिला। तो अब यह बात हो रही है, ब्रिटिश शासन के समक्ष प्रस्ताव रखे जा रहे हैं कि हमें सेपरेट यानी कि अलग से संविधान चाहिए हमारे देश के लिए। लेकिन कब तक 1942 तक क्रिप्स मिशन ने संविधान सभा के गठन को स्वीकार कर लिया कि ठीक है, हम आपके देश को एक संविधान निर्माण के लिए एक प्रस्ताव को स्वीकार करते हैं। लेकिन 1942 के बाद 1946 में आता है कैबिनेट मिशन, और कैबिनेट मिशन ने ही इसे व्यवहारिक रूप से स्वीकार किया था। ठीक है, किसे? संविधान सभा के विचार को। और कैबिनेट मिशन के अनुशंसा पर ही संविधान सभा का गठन होता है भारत में। अब हम देखते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन संवैधानिक विकास किस प्रकार हुआ। हमने पहले वीडियो में देखा था कैसे वैदिक काल से होते हुए फिर मध्यकालीन इतिहास में संवैधानिक किस प्रकार हुआ, फिर हम कैसे आधुनिक काल तक आए, और आज का जो हम लोकतंत्र देखते हैं जिसका विकसित स्वरूप आज हम देखते हैं, उसका ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन भी संवैधानिक विकास हुआ था। और ब्रिटिश शासन का भी प्रभाव हम भारत के संविधान पर देख सकते हैं। तो वह प्रभाव क्या क्या थे, एक एक करके हम देखेंगे। ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन जितने भी अधिनियम पारित किए गए, वैसे तो उनका संवैधानिक विकास की दृष्टि से कोई प्रत्यक्ष महत्व नहीं है, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी है जो कि ब्रिटेन की है। अगर वह कुछ नियम और कानून बना रहे हैं, हमारे देश में वह व्यापार करने के लिए आए थे, लेकिन उसके बाद वह राजनीतिक गतिविधियां भी कंट्रोल करने लगे भारत में। और अगर कुछ वह नियम कानून रूल्स बना रहे थे तो वह उनके अपने फायदे के लिए बना रहे थे। उनको भारतीयों से
प्रत्यक्ष रूप से कोई ऐसा मतलब नहीं था कि वह भारतीयों के लिए कुछ अच्छा करे। तो इनके जो भी नियम रूल्स थे, उनका प्रत्यक्ष रूप से कोई महत्व नहीं है भारत के संवैधानिक विकास में। लेकिन यह उस समय थे, उनके द्वारा बनाए गए थे, और जब भारत का संविधान बना तो हमने भी उनके रूल्स को पढ़े और वहां से कुछ चीजें ली है, इसलिए इनको एक बार हम पढ़ लेंगे। क्योंकि यह अधिनियम मुख्यतः कंपनी के व्यापार करने को स्वीकृति देने और उसे सुधार करने तथा, ठीक है, तो यह कंपनी के लिए ही थे, उनके फायदे के लिए, इसलिए यह भारत के संवैधानिक विकास में प्रत्यक्ष महत्व नहीं रखते। तो एक एक करके फिर भी हम देखेंगे, और सबसे पहले है रेगुलेटिंग एक्ट 1773। तो कंपनी या ब्रिटिश शासन सबसे पहले एक एक्ट लाते हैं जिसका नाम है रेगुलेटिंग एक्ट, जो कि कब आया था, 1773 में। कंपनी के शासन हेतु पहली बार एक लिखित संविधान प्रस्तुत किया गया। तो यह एक्ट भी किसके लिए लाया गया था, तो कंपनी के लिए ही लाया गया था। और किस लिए, एक लिखित संविधान। अब कंपनी यहाँ पर व्यापार के साथ साथ राजनीतिक गतिविधियां भी देख रही थी, तो उनको एक लिखित संविधान की जरूरत थी जिसमें कि उनके सारे रूल्स एंड रेगुलेशन हो, जिसको सारे कर्मचारी फॉलो करें, और उनका व्यापार और राजनीतिक गतिविधियां यहाँ सुनिश्चित रूप से चलती रहे बिना किसी प्रॉब्लम के। क्योंकि इसके द्वारा भारत में कंपनी के प्रशासन पर ब्रिटिश संसदीय नियंत्रण की शुरुआत हुई। तो भारतीय संविधान के ऊपर रेगुलेटिंग एक्ट 1773 का विशेष महत्व है। क्यों? क्योंकि इसके द्वारा ही ब्रिटिश संसदीय नियंत्रण की शुरुआत हुई थी। कहाँ पर? भारत में। अभी तक क्या था कि कंपनी ही व्यापारिक और राजनीतिक गतिविधियां देख रही थी, लेकिन अब रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा भारत में नींव पड़ गई किसकी? ब्रिटिश संसदीय नियंत्रण की। तो रेगुलेटिंग एक्ट के मुख्य प्रावधान क्या-क्या थे, वह हम देखते हैं। मुंबई तथा मद्रास प्रेसिडेंसी को कोलकाता के अधीन कर दिया गया। हम पढ़ते हैं पॉलिटिक्स में कि 3 प्रेसिडेंसीज थी, मुंबई, मद्रास एंड कोलकाता। उसमें से रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा क्या किया गया कि मुंबई तथा मद्रास प्रेसिडेंसी को कोलकाता के अधीन कर दिया गया और कोलकाता को हेड बना दिया गया इन तीनों में। कोलकाता प्रेसिडेंसी में गवर्नर जनरल व 4 सदस्य वाली परिषद के नियंत्रण में सरकार की स्थापना की गई। अब चूंकि कोलकाता प्रेसिडेंसी को हेड प्रेसिडेंसी बना दिया गया, तो वहां पर गवर्नर जनरल व 4 सदस्य वाली परिषद के नियंत्रण में सरकार की स्थापना की गई कि यह मिलकर गवर्नर जनरल व उसकी परिषद मिलकर सारे रूल्स, रेगुलेशन एंड लॉज बनाएंगे। कोलकाता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई जिसके अंतर्गत बंगाल, बिहार, उड़ीसा शामिल थे। अब चूंकि कोलकाता को ही हेड बना दिया गया था तीनों प्रेसिडेंसीज को, तो कोलकाता उनका हेड ऑफिस हो गया था, और वहीं पे उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की। किसने? ब्रिटिश शासन ने। और सुप्रीम कोर्ट, कोलकाता में जो सुप्रीम कोर्ट थी उसके अंतर्गत कौन कौन आते थे? बंगाल, बिहार और उड़ीसा। यहाँ के सारे मामले कोलकाता की सुप्रीम कोर्ट ही देखती थी। अब भारत सचिव की पूर्व अनुमति पर गवर्नर जनरल तथा उसकी परिषद को कानून बनाने का अधिकार प्रदान किए गए। अभी हमने देखा कि गवर्नर जनरल और उसकी 4 सदस्यीय परिषद, 4 सदस्य भी आपको याद रखने हैं। तो यह नियम बना सकते हैं, कानून बना सकते हैं, लेकिन किसकी पूर्व अनुमति पर? भारत सचिव की पूर्व अनुमति पर। तो यह प्रावधान भी कब किया गया? 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा। इसके कुछ और प्रावधान है, जैसे कि बंगाल के गवर्नर को तीनों प्रेसिडेंसियों का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। तो हमने पहले ही देखा कि मद्रास और बॉम्बे प्रेसिडेंसीज को कोलकाता प्रेसिडेंसी के अंडर रख दिया गया था। अब जहां मद्रास और बॉम्बे के गवर्नर को तीनों प्रेसिडेंसियों का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा, ठीक है। और बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन हुए? तो लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे, लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स। कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार व भारतीय लोगों से उपहार, रिश्वत लेने से प्रतिबंधित कर दिया गया था। तो अब रेगुलेटिंग एक्ट द्वारा क्या किया गया कि ब्रिटिश शासन का नियंत्रण कंपनी के ऊपर आ गया था। अभी तक 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आ गई थी, और रेगुलेटिंग एक्ट कब बना? 1773 में। तो इतने टाइम में चूंकि अब कंपनी व्यापार के साथ साथ राजनीतिक गतिविधियां भी भारत में नियंत्रित कर रही थी, तो ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी अपने लेवल पर करप्शन यानी कि भ्रष्टाचार करने लगे थे, और उसी भ्रष्टाचार पर कंट्रोल करने के लिए कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार कि अब वे लोग निजी व्यापार ना कर सकेंगे, और भारतीय लोगों से उपहार, रिश्वत लेने से भी प्रतिबंधित कर दिया था। तो यह प्रावधान भी किया गया था रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा। तो यह था हमारा एक्ट
आपको समझ में आया होगा। अगर आपको कोई डाउट हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखें। साथ ही हमारे वीडियो को लाइक करें अगर आपको वीडियो पसंद आता है। नीचे कमेंट बॉक्स में भी बताएं आप वीडियो को लाइक और कमेंट करने में कंजूसी ना करें। साथ ही हमारे चैनल यानी कि CSC द एजुकेशन रिवॉल्यूशन को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी जरूर शेयर करें। तो फ्रेंड्स, इसमें हम आगे देखेंगे संवैधानिक विकास में ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781। पहले आता है रेगुलेटिंग एक्ट 1773, ईयर भी ध्यान रखिएगा। देन 1781 में आता है एक्ट ऑफ सेटलमेंट। नाम से पता चलता है कि यह कुछ न कुछ सेटलमेंट करने के लिए आया था। तो इसका सेटलमेंट करेगा एक्ट ऑफ सेटलमेंट। रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को दूर करने के उद्देश्य से यह एक्ट लाया गया था। तो चूंकि यह एक्ट लाए थे रेगुलेटिंग एक्ट, उसमें कुछ कमियां लगी ब्रिटिश शासन को, तो उन्होंने एक नया एक्ट लाकर 1781 में एक्ट ऑफ सेटलमेंट। इसका मुख्य उद्देश्य गवर्नर जनरल के परिषद तथा सर्वोच्च न्यायालय के बीच संबंधों का सीमांकन करना था। अब चूंकि पावर दो जगह है, एक तो सुप्रीम कोर्ट के पास है यानी कि सर्वोच्च न्यायालय के पास, दूसरा पावर किसको दे दिया गया नियम बनाने को, गवर्नर जनरल और उसकी परिषद को। अब पावर दो जगह है तो दोनों में टकराव होना स्वाभाविक सी बात है। तो उन्हीं पावर्स, उन्हीं शक्तियों के बीच संबंध का सीमांकन कौन करेगा, एक्ट ऑफ सेटलमेंट, कि दोनों में टकराव ना हो और उनकी लिमिट्स तय करेगा एक्ट ऑफ सेटलमेंट। ठीक है। कोलकाता सरकार को बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा के लिए विधि निर्माण की शक्ति प्रदान की गई थी। अभी तक क्या था कि कोलकाता में जो सुप्रीम कोर्ट थी रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा, उसमें कौन कौन से एरिया आते थे, बिहार एवं उड़ीसा, ठीक है, बंगाल आता था। लेकिन अब एक्ट ऑफ सेटलमेंट के द्वारा क्या कर दिया गया कि न्याय क्षेत्र के अलावा विधि निर्माण भी कौन करेगा, कोलकाता सरकार। किसके लिए, बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा, इस पूरे क्षेत्र के लिए विधि निर्माण का कार्य भी कोलकाता सरकार ही करेगी। और याद रखिएगा कि अभी दोनों प्रेसिडेंसी यानी कि मद्रास एवं बॉम्बे कोलकाता प्रेसिडेंसी इसके अंडर में है। इसके बाद 1781 के बाद आता है पिट्स इंडिया एक्ट, और ये कब आता है, 1784 में। एक के बाद एक एक्ट लाते जाते हैं ब्रिटिश शासन के द्वारा, क्योंकि उनके पुराने कुछ एक्ट में कुछ कमियां रह गई थी, उनके सुधार के लिए और कुछ नए नियम लाने के लिए उनको अधिनियम या फिर एक्ट की जरूरत पड़ते गई। ठीक वैसे ही वह एक्ट लाते गए। तो अब पिट्स इंडिया एक्ट आता है 1784 में, और इसमें क्या होता है, भारत में कंपनी के अधीन क्षेत्रों को सर्वप्रथम ब्रिटिश आधिपत्य क्षेत्र कहा गया। तो अभी तक क्या था कि जैसे कंपनी व्यापार कर रही है, राजनीतिक क्षेत्र में अपनी गतिविधियां संचालित कर रही है, तो अब उन क्षेत्रों को भारत में सर्वप्रथम क्या कहा गया कि यह जो भारत के विशेष क्षेत्र है, यह ब्रिटिश आधिपत्य के क्षेत्र है, इन पे ब्रिटिश शासन का हक है या राइट है। तो किसके द्वारा, पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के एक्ट के द्वारा यह कहा गया। अब ब्रिटिश सरकार को भारत में कंपनी तथा प्रशासन संबंधी कार्यों पर पूर्ण नियंत्रण प्रदान किया गया। तो अभी तक क्या था कि ब्रिटिश शासन नियंत्रण की नींव कब पड़ी थी, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा भारत में। लेकिन 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा ब्रिटिश सरकार को भारत में कंपनी तथा प्रशासन संबंधी कार्यों पर पूर्ण नियंत्रण दे दिया गया कि आप कंपनी पर भी पूरा नियंत्रण रखेंगे और भारत में प्रशासन पर भी। अब कौन नियंत्रण रखेगा, तो वह है ब्रिटिश सरकार। ब्रिटिश सरकार ब्रिटेन में रहकर भारत को संचालित करेगी। और पिट्स इंडिया एक्ट के मुख्य विशेषता क्या थी कि इन्होंने निर्देशक मंडल यानी कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को कंपनी के व्यापारिक मामलों के अधीक्षण, तो कंपनी के जो व्यापारिक मामले थे उनके लिए ब्रिटिश सरकार ने क्या कर दिया, एक मंडल का गठन किया जो कि है निर्देशक मंडल या फिर कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। ये दोनों टर्म्स आप याद रखें। निर्देशक मंडल या कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स क्या देखते थे, कंपनी के व्यापारिक मामले। और भारत के जो राजनीतिक मामले थे अभी तक कंपनी देख रही थी, लेकिन अब ब्रिटिश सरकार ने इसके लिए एक अलग से बोर्ड का गठन कर दिया और उसको नाम दिया नियंत्रण बोर्ड यानी कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल। तो अब दो चीजें हो गई यहाँ पे, निर्देशक मंडल यानी कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स देखेंगे व्यापारिक मामले, और राजनीतिक मामलों के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल यानी कि नियंत्रण बोर्ड ला दिया गया ब्रिटिश शासन के द्वारा भारत में। और इसी प्रकार भारत में द्वैत शासन का व्यवस्था की शुरुआत होती है। तो द्वैत शासन यानी कि व्यापारिक मामले अलग कर दिए, राजनीतिक मामले अलग कर दिए, और इनको देखने के लिए, दोनों को देखने के लिए दो अलग अलग बॉडीज का गठन भी किया गया।
गवर्नर जनरल की परिषद की सदस्य संख्या 4 से घटाकर 3 कर दी गई। तो हमने देखा था कि गवर्नर जनरल की परिषद में कितने सदस्य थे? 4। अब उनको पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के द्वारा कितना कर दिया? 3 कर दिया था तथा मद्रास और मुंबई की सरकारों को पूरी तरह से बंगाल सरकार के अधीन कर दिया गया। अब मद्रास और मुंबई की सरकारों के पास कोई डायरेक्ट पार ना होके उनको बंगाल सरकार के पूरी तरीके से अधीन कर दिया गया था। तो फ्रेंड्स, ये था आज का हमारा वीडियो जिसमें कि हमने 3 एक्ट देखे। ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन जो कि है रेगुलेटिंग एक्ट 1773, देन आता है एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 और उसके बाद पिट्स इंडिया एक्ट 1784। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा वीडियो आपको कैसे लगा नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, साथ में कमेंट भी करें और तब तक के लिए कीप विजिटिंग CSC एजुकेशन एंड थैंक यू वेरी मच।